बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टैक्स एकेडमी के 26 सेशन में हम आपके पास हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आपके इल्म में है कि सेल्स टैक्स एक्ट के हवाले से जो उसके मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं उसको हम अपने एकेडमी के सेशंस में कवर कर रहे हैं। उसी के अंदर आज हम जो सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन, सर्च एंड सीज़र ऑफ रिकॉर्ड और इंक्वायरीज़ वगैरह उसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल से। सर मंशा साहब से हम उस पर रहनुमाई लेंगे। सेशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मैं ताहिर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, ताहिर एडवोकेट साहब से को आएँ और तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ ताहिर साहब का। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से कबल मैं गुजारिश करूँगा कि तमाम हाज़रीन एक दफ़ा दुरूद पाक इंशाअल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ें। तो उसके बाद हम सेशन का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अपने लास्ट सेशंस के अंदर हम डिटेल पढ़ चुके हैं सेल टैक्स ऑडिट के हवाले से, सेक्शन 11 असेसमेंट के हवाले से, और आज उसी के साथ जो उसकी कंटिन्यूशन में टॉपिक है वो इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, सर्च एंड सीज़र ऑफ रिकॉर्ड अंडर सेल टैक्स एक्ट। क्योंकि डिपार्टमेंट कई तरह के इख्तियारात रखता है। कुछ वो हैं जो आम ऑर्डनरी हालात में हैं, कुछ वो हैं जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में हैं। इनके हवाले से तफसीली गाइड हमें करेंगे सर मंशा सुखेरा साहब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और उस पर तफसीली हमारी रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो विद रिगार्ड टू फोरेंसिक ऑडिट है, जो या ऐसे कह लें इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट है या टैक्स फ्रॉड ऑडिट है, जिसमें पहले हमने जो ऑलरेडी डिस्कस किया था वो फर्स्ट बार फाइनेंशियल टैक्स ऑडिट था, जो एनुअल आपका यूजुअली एनुअल बेसिस पे होता है, जिस पे आपने सेल टैक्स रिकॉर्ड या फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो देखा जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है। आज ये उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। अगर जहाँ कहीं इंफॉर्मेशन आए टू द बिफोर द कमिश्नर ऑब्टेन्ड एनी इंफॉर्मेशन जिससे ये साबित हो कि टैक्स पेयर रजिस्टर्ड पर्सन इज इन्वॉल्व इन टैक्स फ्रॉड या विजन, तो उस सिचुएशन में फिर वो अपना दायरा कार जो है ऑडिट का एक्सटेंड कर सकता है। तो फोरेंसिक ऑडिट या टैक्स फ्रॉड ऑडिट का जो एरिया है वहाँ जा सकता है, क्योंकि वहाँ जो नॉर्मल ऑडिट है उसमें नॉर्मल ऑडिट एविडेंस चाहिए, तो यहाँ डिटेल्ड ऑडिट एविडेंस चाहिए। तो ये जो हम ऑडिट के लिए रिकॉर्ड जो है एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड है, उसके बाद उसकी डिटेल ऑडिट करना है तो डिफरेंट ऑडिट टेक्निक अडॉप्ट होंगी। तो वो जो ऑडिट टेक्निक्स है जिससे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है तो वो ये वाली होंगी। अब जब वो फोरेंसिक ऑडिट करना है या टैक्स फ्रॉड ऑडिट करना है तो उसका स्कोप जो है वो एक्सटेंडेड होगा। एक तो पीरियड वाइज एक्सटेंडेड होगा, वो एनुअल था जो 1 साल से ये ज़्यादा होगा, 2-3 साल। और दूसरा ऑडिट टेक्निक्स जो हैं जो फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस हैं वो भी बड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। जैसे इसमें जनरली हम कहेंगे कि इसको इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन जो है, एक तो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करेगा, सर्च करेगा, सीजर करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन लेगा, थर्ड पार्टी गवर्नमेंट से भी इंफॉर्मेशन लेगा, तो उसको फिर रिकंसाइल करेगा इन ऑर्डर टू अनअर्थ जो टैक्स फ्रॉड स्कीम्स हैं उसको अनअर्थ करने के लिए, और उसमें कितनी एविजन है उसको क्वांटिफाई करने के लिए, तो उसको डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑडिट टेक्निक अडॉप्ट करने पड़ेंगी और फिर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने होंगे। फिर उसके बाद एडजुडिकेशन करनी होगी। एडजुडिकेशन में एक सिविल एडजुडिकेशन होगी सेक्शन 11 की, और दूसरा अगर कोई उसने फ्रॉड साबित हो जाता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, तो उसके खिलाफ फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी। इट मीन ये वाला जो फोरेंसिक या टैक्स फ्रॉड ऑडिट है इसकी 2 ब्रांचेज आगे निकलेंगी। एक टूवर्ड एडजुडिकेशन जो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी पेनल्टी या
आपका वो जो है आप डिफॉल्ट सरचार्ज वो आप पे अप्लाई होगा, वो उसकी डिमांड क्रिएट होगी, दूसरा क्रिमिनल प्रोसीडिंग पैरेलल स्टार्ट होंगी। तो अब हम ये जो पहले हमने जस्ट जर्नल जो था कि बुक्स वो कॉल करता है, एग्जामिन करता है और एडजुडिकेशन कर देता है, तो वो जो एनुअल टैक्स ऑडिट था वो डिस्कस किया था। तो आज फोरेंसिक ऑडिट है, तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो एक्सटेंडेड वहाँ इंफॉर्मेशन आएंगी। अगर इंफॉर्मेशन है कमिश्नर के पास तो वो देन ही कैन एक्सटेंड द स्कोप ऑफ द नॉर्मल ऑडिट, जो नॉर्मल हालात में फाइनेंशियल ऑडिट किया है, तो वो देन ही कैन इंटर इनटू टैक्स फ्रॉड ऑडिट। या उसके लिए सबसे पहले एक जो है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन के मीनिंग क्या है? इन्वेस्टिगेशन बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज है, जिसमें उसने फैक्ट जो है रिलेटेड जो केस है उसके रिलेटेड फैक्ट की डिस्कवरी करनी, या फैक्ट डिफरेंट सोर्स से, इंटरनल, एक्सटर्नल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जितने भी सोर्सेज हैं वहाँ से उसने फैक्ट के जो फैक्ट रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या इंफॉर्मेशंस हैं वो उसने इकट्ठी करनी है। वो क्वेश्चन आंसर में भी हो सकती है, वो थ्रू लेटर राइटिंग में भी हो सकती है। तो इस तरह वो जो इंफॉर्मेशन जो फैक्ट कलेक्शन है वो इन्वेस्टिगेशन है। अब फैक्ट जब कलेक्ट कर लिए जाएं, उसके बाद उसकी अगर अथेंटिसिटी चेक करनी हो, उसकी वैलिडिटी चेक करनी हो, तो उसको हम कहते हैं इंक्वायरी। यूजुअली हायर ऑफिसर या वो खुद भी कर सकता है, हायर भी कर सकता है। फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी यूजुअली अलहदा होती है, जिसने इन्वेस्टिगेट करके, क्वेश्चनिंग करके डिफरेंट सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। और इंक्वायरी वाला फिर कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को चेक करता है कि इसमें कितनी वैलिडिटी है, कितनी इसकी करेक्टनेस है, कितनी इसकी ऑथेंटिसिटी है, कि सही है, गलत है, सोर्स सही है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है वो इनडायरेक्ट सोर्स है या डायरेक्ट सोर्स से आई है, रेलिवेंट है, इरेलीवेंट है, रिलायबल है, नॉन रिलायबल है, रियल है, फिक्टिशियस है, क्या चीज़ें, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए वो फिर इंक्वायरी, यूजुअली इंक्वायरी अफसर हायर देन दैट होते हैं, लेकिन यहाँ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन को सेम मीनिंग में लिया गया है। इस तरह फिर सर्च है। अगर ये वाला जो आप बाद में इसको पढ़ेंगे भी, अगर ये वाला इन्वेस्टिगेशन आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं, और उसके प्रेमिसेस जाके वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं कि वहाँ प्रोडक्शन है, आपकी स्टॉक है, परचेज है, उसका क्या प्रोसेस है, उसमें से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, वहाँ इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, जाके उनकी कस्टडी टेक ओवर भी कर सकते हैं। तो ये वाला इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में क्वेश्चन आंसरिंग भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो है अब ऑडिट की निस्बत ये हार्डेस्ट स्टेप है। इससे भी, यहाँ से भी काम ना बने, अगर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी से काम नहीं बनता, आपने की है, तो यहाँ इसका और जो सर्च और सीजर का डिफरेंस ये है कि यहाँ आपने फोर्सेबली डॉक्यूमेंट नहीं उससे लेनी, वॉलंटरली वो जो आप देगा, या शेल्फ पे डॉक्यूमेंट पड़े हैं या आम पड़े हैं जिस पे एसेस है, वो आप एंट्री करेंगे, टू द प्रेमिसेस जाएंगे, और प्रेमिसेस फिर हम डिस्कस करते हैं कि किन किन के प्रेमिसेस पे आप जा सकते हैं। फिर वहाँ आप इंस्पेक्शन करेंगे, डॉक्यूमेंट की देखेंगे, उनमें से डॉक्यूमेंट आप ले भी सकते हैं। यहाँ फोर्सेबली आपने डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते, जो कंसील्ड हो, हाइडेड हो, वो तलाश नहीं कर सकते। तो इंस्पेक्शन मीन आप आंखों से देख, जो सामने नजर आए। इंस्पेक्शन मीन जो विद द आईज आप जिसको आइडेंटिफाई कर लेंगे ये सामने पड़े हैं, तो वो आप, यहाँ आपके इंस्पेक्शन की पावर है। इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है और इंस्पेक्शन है। सर्च जो है वो आपने विद हैंड्स होगी। आप जो आपकी कंसील्ड चीज़ें हैं या हाइडेड चीज़ें हैं वो कहीं ढूंढेंगे आप उसको, तो विद द हैंड उसमें एप्लीकेबल होगा, तो वो सर्च वाला एरिया लेदा होगा। वो इससे भी ज़्यादा हार्डेस्ट स्टेप है। तो उसके लिए फिर जो है मिनिमम जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है स्टैचू ने भी दिए हुए हैं, अदरवाइज लॉ में दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं, उन सारों का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि उससे आपके राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ आपकी डिग्निटी, प्राइवेसी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, वो सारे इफेक्ट होते हैं। तो उसके लिए सर्टन सेफ गार्ड्स हैं, तो उनको सामने रखते हुए इसलिए इनको स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ताकि किसी के राइट जो हैं वो प्रोटेक्ट और सेफ गार्ड रहें। तो इसलिए इसमें कोई जो फंडामेंटल बेसिक आप प्रोसेस है या प्रोसीजर है या प्रेसिडेंट कंडीशंस है, उनको अगर फुलफिल ना किया जाए तो वो सारा जो भी प्रोसेस होगा वो उसको, जनरली वो प्रोसीजरल हो तो आम हालात में हम कहते हैं ये प्रोसीजरल मैटर है, कंडोनेबल है, तो इसलिए इसको इग्नोर कर देना चाहिए, बेयर इरेगुलरिटी है।
लेकिन यहाँ क्योंकि इसके रिजल्ट जो है या कंसिक्वेंस बहुत सीरियस हैं, तो इसलिए उसका जो प्रोसेस है वो सेफ गार्ड है, तो वो स्ट्रिक्टली कंप्लाई विद करने होंगे। अगर वो उसकी प्रेजेंट कंडीशन, पैरामीटर, क्राइटेरिया या जो भी दिए हुए हैं बिफोर प्रोसीडिंग या ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, तो वो सारे स्ट्रिक्टली कंसल्ट करने हैं और स्ट्रिक्टली देखना है उसने कंप्लाई विद किए हैं कि नहीं अथॉरिटी ने। अगर उसने स्ट्रिक्टली कंप्लाई विद नहीं किए तो फिर प्रोसीडिंग जो है वो फिर इलीगल डिक्लेयर हो सकती है, और वो उसके जो रिजल्ट होंगे या बुक्स या रिकॉर्ड उसने ऑब्टेन किया है आपसे, तो वो भी इलीगल प्रोसेस से अडॉप्ट किया है। अगर अडॉप्ट करके वो ऑब्टेन किया है तो वो भी फिर यूटिलाइज नहीं होगा अंगेज द रजिस्टर्ड पर्सन। तो उसके सर्च के अपने प्रोसीजर हैं, इसमें उसमें क्रिमिनल कोड प्रोसीजर जो है वो अप्लीकेबल होगा। तो उसके लिए उसका सेक्शन जो है 94 से लेके 205 तक 105 तक के सेक्शन जो है और एक 165 सेक्शन है उसकी रेलेवेंसी होगी। वो प्रोसीजर सारा जो है वो मिनिमम सेफ गार्ड्स हैं जो स्टैच्यू ने प्रोवाइड किए हुए हैं वहाँ उसमें, तो यहाँ भी होगा वो बारो किया गया, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर देखा जाएगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि 38 जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करनी है, तो ये यहाँ क्या पावर है, उसका क्या प्रोसेस है, प्रोसीजर है कि क्या अडाप्ट करना है। अगर वो अडाप्ट नहीं करेगा तो फिर जो प्रोसीडिंग होगी या जो इन्वेस्टिगेशन होगी या आपकी इंक्वायरी होगी या उसके रिजल्ट होंगे, कंसिक्वेंस होंगे, तो इलीगल हो सकते हैं। कि इसको लॉ में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें है ऑथोराइज ऑफिसर टू असेस टू प्रेमिसेस स्टॉक अकाउंट एंड रिकॉर्ड। तो इसमें सबसे पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन बंदा होगा ऑथोराइज ऑफिसर्स। अगर वो ऑथोराइज नहीं है, ऑथोराइज किसने करना है फिर हम देखेंगे। अगर ऑथोराइज नहीं है ऑफिसर, अनऑथोराइज है, अगर वो ये इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करता है तो वो आप इलीगल कह सकते हैं कि इलीगल है, और जो आप अपील में भी कह सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं। अनऑथोराइज बंदा होगा तो उसने अगर की है, तो कौन लोग ऑथोराइज हैं, वो अब सेक्शन 30 में लोग अपॉइंटेड हैं सेल टैक्स अथॉरिटी, उनको पावर जो है आगे 30A-BC में भी दी है, 31 में भी दी है, और 32 में कुछ डेलीगेशन का भी प्रोसेस है। तो उनके मुताबिक और डिफाइंड भी है अंडर सेक्शन 2, जैसे कमिश्नर अंडर 2 का सब सेक्शन 5 है, और ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू सेक्शन 2 का आगे 18 है। तो इस तरह वहाँ डिफाइंड भी हैं। तो आपने देखना है कि क्या वो जो है लोग ऑथोराइज हैं। ऑथोराइज आगे लिखा होगा कि किसने ऑथोराइज करने, तो फर्स्ट इसमें ऑथोराइज है। दूसरा इसकी असेस टू प्रेमिसेस है कि फ्री असेस है, वो ऑथोराइज अफसर जो है जिसमें प्रोसेस जो दिया है उसके मुताबिक उसको फिल करता है, अथॉरिटी है उसके पास, तो वो प्रेमिसेस पे जा सकता है, स्टॉक देख सकता है, अकाउंट देख सकता है, रिकॉर्ड देख सकता है। ये जस्ट टाइटल है। अगर मेन ये बॉडी जो है ये बॉडी मेन होती है, टाइटल का इतना रोल नहीं होता, टाइटल जस्ट इंटरप्रिटेशन में एक हेल्प करता है, लेकिन जो बॉडी में लिखा हुआ था बेसिकली ये स्टैच्यू का मेजर पार्ट होता है। इसको इंटरप्रिटेशन या अप्लाई या इन्फोर्स करना होता है। तो एनी ऑफिसर ऑथोराइज इन दिस बिहाफ बाय द बोर्ड, नंबर 1 कोई भी ऑफिसर जो बोर्ड ने ऑथोराइज किया हो, तो वो वाला जो है वो ये इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन कर सकता है। दूसरा आर कमिश्नर, तो दूसरा कौन कर सकता है, कमिश्नर जो है। पहले इससे पहले है ऑफिसर ऑथोराइज इन दिस बिहाफ, ये इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए जो ऑफिसर को ऑथोराइज करेंगे वो या बोर्ड कर सकता है या कमिश्नर कर सकता है। कमिश्नर जो है वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 5। तो कमिश्नर वहाँ है, कमिश्नर मीन्स ए कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 30। जो 30 में जो कमिश्नर अपॉइंटेड होगा वो वाला करेगा, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। ये भी एक झगड़ा चल रहा है कि जैसे इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन वाले हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं या डिप्टी डायरेक्टर होते हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, वो इसको वो करके सर्च करते हैं। तो इसमें एक दो ऑथोराइजेशन क्या वो कमिश्नर समझा जाएगा कि नहीं समझा जाएगा, ये एक अलग क्वेश्चन अभी डिस्प्यूट में, क्योंकि वो कमिश्नर को बोर्ड ने उसको पावर दे दी सारी सेल टैक्स अथॉरिटी की, तो क्या वो कमिश्नर ट्रीट होगा या नहीं। एक्चुअल तो वो कमिश्नर नहीं है क्योंकि ही इज़ नॉट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 30, तो 30 के तहत नहीं है तो वो कमिश्नर नहीं है। इसकी पावर उसको देने से उसको कहते हैं मैं होल्डिंग द ऑफिस एंड एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ ऑफिस, तो उसमें भी डिफरेंस है। तो वो हो सकेगा या नहीं ये अभी कोर्ट डिटरमिन करेगा। तो वैसे तो कोर्ट ने डिटरमिन कर दिया कि इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन वाले जो हैं और नेस्ले केस में और FM टेक्सटाइल में कि जब इनकी पावर है तो उनको पैरेलल वो एक पैरेलल अथॉरिटी क्रिएट की गई है, तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती कि ये वाली पावर वो भी एक्सरसाइज करें और ये
ये भी एक्सरसाइज करें। तो उसके लिए कोर्ट ने नेस्ले में कहा है कि उसके लिए कोई आप रूल फ्रेम करें ड्यू प्रोसेस के लिए। एट ए टाइम दोनों रिकॉर्ड मांग लें तो किसको दें? एक ए वाला भी इंटेलिजेंस वाले भी मांग लें, यहाँ वाले भी नोटिस दे दें कि रिकॉर्ड प्रोड्यूस करें, तो रजिस्टर पर्सन किसको रिकॉर्ड दें? तो उसके लिए रूल फ्रेम होनी चाहिए कि कब एक मांगेगा तो फिर दूसरा नहीं स्टार्ट करेगा, दूसरा करेगा तो वो नहीं करेगा, ये ऐसे रूल फ्रेम होने चाहिए। अनलेस एंटिल वो रूल नहीं फ्रेम होते या ये पैरेलल जो जुरिडिक्शन है या अथॉरिटीज़ है, क्योंकि फिर इधर जुरिडिक्शनल आर्डर है उसके तहत पावर दी गई है उसी काम की, उधर एक अपना SRO फेडरल बोर्ड ने इशू किया हुआ है उसके तहत अपनी जगह करते हैं। तो एट ए टाइम पैरेलल या कंकरेंट जुरिडिक्शन जो है कोर्ट ने वो डिक्लेयर किए हैं कि वो नहीं हो सकती। अगर वो हो सकती हैं तो उसके लिए प्रॉपर रूल फ्रेम किए जाएँ। तो रूल फ्रेम में उसमें इनकन्सिस्टेंसी या उसमें कोई ओवरलैपिंग ना हो कि एट द सेम टाइम ही दोनों को, तो ऑनलाइन सेंटर वो नहीं होता, इसलिए उनको उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया कि वो इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी वाले नहीं कर सकते। जब पावर सारी इधर है, लॉ में भी इधर है, तो उसके कार्ड ही कर ले। इसी तरह नासर वायर केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी होल्ड किया, उसने इंटरप्रेट किया है सेक्शन 31। तो 31 में बेसिकली लिखा हुआ है कि जो ऑफिसर ऑफ इनलैंड एवेन्यू है, लेजिस्लेटर ने उसको पावर दी हुई है। अब जिसने लेजिस्लेटर ने जिसको पावर दी है, हर सेक्शन में हर ऑफिसर का अपना बना है। कहीं कमिश्नर को पावर दी है, कभी ऑफिसर इनलैंड एवेन्यू को दी है, कभी चीफ को दी है, कभी किसी और को दी है। तो वहाँ होल्ड किया है कि ये जिसको पावर दी है लेजिस्लेटर ने, वहाँ जुरिडिक्शन और पावर को सेपरेट किया है। उनका जुरिडिक्शन मीन एलोकेशन करना, जुरिडिक्शन मीन टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी हो सकती है, सब्जेक्ट मैटर भी हो सकती है, पेक्युनरी भी हो सकती है कि इन लोगों पे ये एलोकेशन करना, काम किस किस को देना है, ये बोर्ड का फंक्शन है। ये बोर्ड कर सकता है, ये बोर्ड करेगा कि ये लोग हैं, इन पे जुरिडिक्शन जो है किस एरिया की या किस केसेस की नेचर ऑफ केसेस के मुताबिक, या पहले पेक्युनरी के अमाउंट भी होती थी, इतने मिलियन तक ये कर सकता है जुरिडिक्शन। तो वो फंक्शन अपॉइंटमेंट करना ऑफ द ऑफिसर इन लैंड रेवेन्यू और उनको जुरिडिक्शन एलोकेट करना, ये पावर है बोर्ड की। ठीक है जी। तो जहाँ तक तल्लक है पावर का, तो पावर हर लेजिस्लेटर ने पूरे लॉ में खुद साइन कर दी है कि कौन सी अथॉरिटी कौन सी पावर एक्सरसाइज करेगी। तो उसमें कहा है कि बोर्ड जो है, बोर्ड क्योंकि लिस्टेड ही नहीं है अथॉरिटी में, तो जिसके पास पावर, अपने पास पावर नहीं है, वो किसी को पावर भी नहीं दे सकता। तो जब जिसके पास पावर होगी तो आगे डेलीगेट करेगा, वही डेलीगेशन का लॉ होगा कि ये डेलीगेट कर सकता है। फिर डेलीगेट वाला फिर सब डेलीगेट नहीं कर सकता, तो उसके अपने रूल रेगुलेशन है। तो इसमें उसमें ये होल्ड किया कि पावर बोर्ड क्योंकि अथॉरिटी में नहीं है, तो उसके बाद पावर ही नहीं है, तो वो पावर भी किसी को नहीं दे सकता। तो अपने पास पावर हो तो देन ही कैन डेलीगेट या अथॉरिटी आगे शेयर कर सकता है। तो इसीलिए इस पॉइंट दोनों केस के मुताबिक, नासर वायर सुप्रीम कोर्ट वाली केस के मुताबिक और नेस्ले वाली या रफेम के मुताबिक जो है इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन वाले, वो इसी लिहाज से ये जो वाली जो पावर जो है, क्योंकि पैरेलल एज ए पैरेलल एक्सरसाइज नहीं कर सकते अनलेस सेंट्रल के रूल फ्रेम हो जाए या पावर इनको लेजिस्लेटर ही दे। क्योंकि अभी तो बोर्ड ने पावर दी कि बोर्ड इनको एलोकेट करेगा पावर, तो बोर्ड वही पावर जो उनके पास है वही इनको एलोकेट कर देता है। उसके अलावा क्योंकि ये स्पेशलाइज ऑफिसर्स होते हैं जो इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन वाले, तो दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि ये वाला कमिश्नर जो है, अगर इसको चाहिए कि इससे इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो सकती, तो वो स्पेशलाइज है, ये उनको ऑथराइजेशन दे दे या उनसे करवा ले कि सर करवा ले इन्वेस्टिगेशन कि ये केस है, इसमें ये मसाइल हैं, तो आप इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट दें। जैसे अपने ऑफिसर को ऑथराइज करता है, उनको करवा ले, बोर्ड उनसे करवा ले या ये ऑफिसर उनसे करवा ले, या कमिश्नर जो है, कमिश्नर ये होगा, ऑथराइजेशन ये करेगी, क्योंकि ये कमिश्नर यहाँ कमिश्नर ने ऑथराइज करना है। लिखा हुआ है ऑफिसर वो भी हो सकते हैं, यहाँ ऑफिसर ऑफ इनलैंड एवेन्यू नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए ऑफिसर वो भी हैं। तो ऑफिसर को ऑथराइज करेगा कमिश्नर या बोर्ड। ये कमिश्नर उनको भी ऑथराइज कर सकता है, लेकिन वो अपने तौर पे ऑथराइज करके खुद नहीं कर सकते। क्लियर? वहाँ से रिपोर्ट लेके फिर ऑनवर्ड। तो ये पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें हमने देखा कि ऑथराइजेशन है, तो ऑथराइजेशन बाय द कमिश्नर या बोर्ड। और ऑथराइजेशन जस्ट लेटर नहीं है, बल्कि उसमें बेसिस रीज़न वो लिखी होनी चाहिए और उसका स्पीकिंग आर्डर होना चाहिए कि क्यों उसको ऑथराइजेशन इन्वेस्टिगेशन की दी जा रही है। तो उसमें टैक्स फ्रॉड
क्या उससे रीजनल बिलीव है कि टैक्स फ्रॉड हो रहा है या वीएन हो रही है, तो वो दैट शुड बी बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और स्पीकिंग रीजन, उसमें रीजन है, रीजन दे के वो ऑर्डर पास करना चाहिए ऑथोराइजेशन का। सिंपल लेटर नहीं है, परमिशन नहीं है कि आप काम स्टार्ट कर लें, तो वो पूरा ऑथोराइजेशन जो होगी वो पूरी स्पीकिंग ऑर्डर होगा विद रीज़न होगी और उसमें बेसिस होंगी, रीजन्स होंगी और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं जो शो करें कि समथिंग फ्रॉड हो रहा है या इनवॉइसेस इशू हो रही हैं या वीएन ऑफ टैक्स हो रही है, तो उसके मुताबिक होगा, तो देन वो वैलिड होगी। पहला ऑफिसर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, फिर अथॉरिटी जो है अपॉइंट कर रही वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, फिर ऑथोराइजेशन जो है स्पीकिंग और रीजनेबल होनी चाहिए और रीजन बेस हो और उसमें जो रिलेटेड जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो है या डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे वो बेस करे। तो उसके बाद शेल हैव ए फ्री एसेस इंक्लूडिंग रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक एसेस। आजकल ये पिछले साल से नया है, पहले नहीं था। तो रियल टाइम इनवॉइसिंग सिस्टम जो है उसके तहत जो इलेक्ट्रॉनिक असेस है, इलेक्ट्रॉनिकली भी गूगल अर्थ है या कोई और है, उससे भी असेस की जा सकती है, उससे भी देखा जाता है प्रोसेस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो भी अभी इंक्लूड किया है। टू बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस, जिसमें बिजनेस आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस है वहाँ की फ्री असेस है, वहाँ वो एंट्री कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, जा सकते हैं। ऑथोराइज अफसर, पहले ऑथोराइजेशन होगी, कॉम्पिटेंट होगा, ऑर्डर होगा, फिर आगे उसकी असेस है, असेस टू बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग पर्सन या रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस वेयर। अब हर जगह नहीं, आपके घर नहीं जा सकता वो, जहाँ लिमिटेड है कि कहाँ की फ्री असेस उसको दी गई है। एक तो बिजनेस है जहाँ आपने डिक्लेयर किया होगा कि मेरा बिजनेस है, जहाँ आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है, या आपका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ वो जा सकता है, या एनी अदर प्लेस। ये जर्नल एनी अदर मीन डज नॉट मीन एवरी प्लेस कि जहाँ मर्जी आप जा रहे हैं तो आपके पीछे चल रहे हैं। आगे लिखा हुआ जहाँ स्टॉक हो, जैसे गुडान है आपका, हो सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस ना हो, बिजनेस भी ना हो, मैन्युफैक्चरिंग है, गुडान आपने लहरा लिखा हुआ है, तो उस जहाँ आपका स्टॉक जो है जो आपका पड़ा हुआ है गुडाउन शुडान में, तो स्टॉक प्लेस जो है वहाँ जा सकता है। बिजनेस रिकॉर्ड आपने कहीं और रखा हुआ है तो वहाँ जा सकता है। और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट अंडर दिस एक्ट आर केप्ट, या कोई आपके डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपने कहीं और रखे हुए हैं, तो या मेंटेन बिलोंगिंग टू एनी रजिस्टर्ड। अब ये आगे डिफरेंट कैटेगरी दी गई है। पहले प्रेमिसेस को डिफाइन किया गया कि कहाँ फ्री एसेस हो सकती है। पहले ऑथोराइज पर्सन, कमिश्नर, बोर्ड, ऑथोराइज लेटर, टैक्स फ्रॉड या अदरवाइज रीजन। उसके बाद फिर प्लेसेस हैं। प्लेस कौन सी? बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, रजिस्टर ऑफिस, जहाँ स्टॉक पड़ा है, यहाँ बिजनेस कार्ड पड़ा है, या डॉक्यूमेंट केप्ट है, या मेंटेन्ड है, बिलोंगिंग टू। अब ये भी उसके साथ अटैच है। सिंपल डॉक्यूमेंट है, स्टॉक है, वो नहीं, थर्ड पार्टी का है तो वहाँ नहीं। अब किनके 4 लोग हैं जे इनके रिलेटेड ये स्टॉक हो, रजिस्टर्ड बिजनेस रिकॉर्ड हो या स्टॉक हो, तो उस सिचुएशन में या डॉक्यूमेंट हो, तो नंबर 1 है रजिस्टर्ड पर्सन, कि एक रजिस्टर्ड पर्सन के रिलेशन से वो जो स्टॉक है, रिकॉर्ड है या डॉक्यूमेंट हो वहाँ रखे हों, उस जगह पे जा सकता है। बाकी वो अपनी जगह पे ये अलग जा सकता है। तो उसके बाद पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्टर्ड पर्सन, तो यहाँ उन्होंने पर्सन अदरवाइज रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में पर्सन लायबल फॉर रजिस्टर भी इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंटली कह दिया है कि जो लायबल फॉर रजिस्टर है और रजिस्टर नहीं हुआ उसका रिकॉर्ड भी चेक करना है। तो ये इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन आया था कि ये वाला जो सेक्शन है वो उसके साथ जो इकबाल सान में आया था, क्या ऑडिट करना ज़रूरी है पहले? तो ऑडिट तो होता है वहाँ रजिस्टर्ड पर्सन का, जो रजिस्टर मेंटेन रिकॉर्ड किया उससे। तो अनरजिस्टर्ड है जो लायबल टू रजिस्टर है, तो वो फिर ये डायरेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसके लिए तो कोई अभी रजिस्टर नहीं है, तो रिकॉर्ड तो उसने मेंटेन नहीं किया, तो इसलिए उसकी डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन जो है बोर्ड या कमिश्नर ऑथोराइज कर सकता है किसी ऑफिसर को कि वो ऑथोराइज उसी तरह रीजन बेस, और फिर वो भेज सकता है उस जगह पे जाए, जाके अकॉर्डिंगली फिर वो प्लेस को करे। और दूसरा पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन, दूसरा पर्सन लायबल फॉर रजिस्टर, तीसरा आर ए बिजनेस एक्टिविटी आर कवर्ड अंडर दिस एक्ट, या कोई भी बंदा जिसकी बिजनेस एक्टिविटी लायबल है, नहीं है, रजिस्टर है, नहीं हो, जिसकी बिजनेस एक्टिविटी लायबल फॉर अंडर द इस लॉ के तहत कवर हो, सेल टैक्स एक्ट के तहत। वैसे एग्जाम्प्ट एक्टिविटी कवर नहीं होती है, जो भी एक्टिविटी कवर्ड है इसके तहत वहाँ वो जा सकता है। उसके बाद
or who may be required for any inquiry investigation in any tax fraud committed by him, या किसी के मतलब कोई इंक्वायरी हो रही है कि उसने कोई टैक्स फ्रॉड किया हुआ है, कोई पर्सन भी हो सकता है, या उसका एजेंट और एनी अदर पर्सन, एजेंट या कोई और पर्सन जिसके बिहाफ पे रिकॉर्ड है या जिसके पास रिकॉर्ड है, स्टॉक है या डॉक्यूमेंट है। ये 4-5 लोग हो गए, रजिस्टर, लायबल टू रजिस्टर, और उसके बाद आप रजिस्टर या कवर, जिसकी बिजनेस एक्टिविटी इधर कवर होती हैं, या किसी इंक्वायरी में बंदा चाहिए जिसने टैक्स फ्रॉड कमिटमेंट हुआ है, उस इंक्वायरी में या विजन हो रही है उस सिचुएशन में, या कोई एजेंट या एनी अदर पर्सन। ये 5-6 लोग जो हैं, इनके जो जहाँ इनका रिलेशन हो, इनकी वो बुक्स, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट इन लोगों की हो, तो फिर इनका जो प्रेमिसेस है, मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस या रजिस्टर या एनी अदर प्लेस, तो वहाँ जाके असेस्ड है ऑफिसर, ऑथोराइज ऑफिसर को कि वो वहाँ जाए और असेस करे टू दीज थिंग्स। आगे उसने आगे जाके करना क्या है, सच ऑफिसर, यहाँ अब एंड के बाद अलहदा एक चीज़ शुरू हो गई है। पहले वो बात हुई है कि ऑथोराइजेशन की, फिर दूसरी बात हुई है प्रेमिसेस की, डिफरेंट प्रेमिसेस डिफाइन की हैं, तीसरा प्रेमिसेस के बाद रिलेटेड रिकॉर्ड की बात हुई है कि ये रिकॉर्ड है, फिर ये बात हुई है कि रिकॉर्ड किसका रिलेटेड है, तो रजिस्टर, अनरजिस्टर, फिर उनकी बात हुई है। तो अब ऑफिसर ने कब जाना है और क्या काम करना है, अगला स्टेप है। तो ऑफिसर जो है, सच ऑफिसर, वही ऑथोराइज की बात हो रही है, जब सच की वर्ड यूज़ है वही ऑथोराइज है, कोई और नहीं। सच ऑफिसर मे एट एनी टाइम, कभी भी, जब जाएगा, डे नाइट, जब भी वो जाएगा, इंस्पेक्शन करेगा, ऑथोराइज होगा, तो इन जगहों पे वो जा सकता है। और उसके करेगा क्या, फिर वो करेगा इंस्पेक्ट द गुड्स, वो जो गुड्स हैं बिलोंगिंग टू द रजिस्टर्ड पर्सन, लायबल टू रजिस्टर, या कवर अंडर दिस एक्ट, या इंक्वायरी में, फ्रॉड में, उसमें है, या कोई एजेंट है या कोई एनी पर्सन है, तो उसकी वो रिकॉर्ड या उनको इंस्पेक्ट करेगा, टू द गुड्स करेगा, स्टॉक को कर सकता है, रिकॉर्ड को कर सकता है, डाटा कर सकता है, डॉक्यूमेंट कर सकता है, कॉरस्पॉन्डेंस जो कम्युनिकेशन हुई उसको कर सकता है, अकाउंट को कर सकता है, एंड स्टेटमेंट। इन सारी चीज़ों की, जैसे मैंने कहा था, इंस्पेक्शन भी वो देखेगा, उनके आंखों से देखेगा, जैसे हम वॉचिंग करते हैं या अदरवाइज एग्जामिन करते हैं, वो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करेगा। यूटिलिटी बिल्स है, बैंक स्टेटमेंट है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेचर एंड सोर्स ऑफ फंड या एसेट के कहाँ से पैसे आए, तो उसके विद विच द बिजनेस इज फाइनेंस, एंड अदर रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग दोज विच आर रिक्वायर्ड अंडर एनी ऑफ द फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल लॉ, मेंटेन इन एनी फॉर्म, मोड और में, यहाँ तक ये बात है। इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक, रिकॉर्ड, गुड्स, करस्पॉन्डेंस, उसके बाद वो उसी लॉ के तहत मेंटेन है, फेडरल है, प्रोविंशियल है, लोकल है, किसी लॉ के तहत है, किसी फॉर्म में भी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, मैनुअल फॉर्म में है, वैसे किसी और फॉर्म में है, डिफरेंट मीडिया पे है, तो वो सारी वो उसको इंस्पेक्ट करेगा। इंस्पेक्ट करने के बाद फिर अगला उसकी पावर है कि उसकी वो कस्टडी भी ले सकता है, अपने पोजीशन में भी ले सकता है। उसके बाद मेंटेन एंड मे टेक इन टू हिज कस्टडी सच रिकॉर्ड, या स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड है, डिस्क है, डॉक्यूमेंट है, एनी पार्ट देयर ऑफ इन ओरिजिनल कॉपी देयर ऑफ इन सच फॉर्म एज दे ऑथराइज मे डीम फिट अगेंस्ट साइंड रिसीट। तो अब दूसरा उसका फंक्शन ये होगा कि उनमें से डॉक्यूमेंट जो भी वो चाहे, वो जो बुक्स हैं आपने मेंटेन की, उनके डॉक्यूमेंट है या डिस्क है, बैंक स्टेटमेंट है, कोई और चीज़, उसको कस्टडी टेक ओवर कर सकता है और उसकी साइंड रिसीट आपको देगा कि ये डॉक्यूमेंट मैंने अपनी कस्टडी में ले ली हैं। तो ये वाला, अब इसमें अगर आप देखें तो क्या क्या फंक्शन हुए, फर्स्ट ऑथराइज पर्सन, दूसरा हुआ एंट्री टू द प्रेमिसेस, फिर डिफाइन है कि ये वाला मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या आपका रजिस्टर्ड ऑफिस या एनी अदर प्लेस, तीसरा कहाँ बिलोंगिंग टू क्या है, वो स्टॉक है, गुड्स हैं, डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड है, वो वाला है। उसके बाद फिर रिलेटिंग टू किसके हैं, रजिस्टर्ड पर्सन है, लायबल टू रजिस्टर्ड है, या आपका जहाँ एक्टिविटी हो रही है या कवर हो रहा है या टैक्स फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन है, तो या एजेंट है या एनी अदर पर्सन। फिर उसके फर्स्ट फंक्शन उसका होगा कि इंस्पेक्शन करना, स्टॉक को, गुड्स को, रिकॉर्ड को,
बैंक स्टेटमेंट, कंसीलेशन, ये वो, यूटिलिटी एट्सट्रा। इंस्पेक्शन के बाद फिर वो कस्टडी है उसकी कि वो सारी डॉक्यूमेंट जो वो चाहे, वो इलेक्ट्रॉनिक हो या दूसरी हो, सारी डिस्क हो, डाटा हो, कोई चीज़ भी उसकी कस्टडी ले सकता है। लेकिन कस्टडी लेने के लिए वो साइंड रिसीट देगा कि ये डॉक्यूमेंट या ये रिकॉर्ड मैंने कस्टडी में लिया है, उसका मीमो एक बना के आपको उसको देगा विद साइन। उसके बाद आगे क्वेश्चन आंसरिंग है। ये तो है रेट जाना, एंट्री करना, प्रेमिसेस देखना, रिकॉर्ड देखना, इंस्पेक्ट करना और उसके बाद उसकी एक कॉपी साइन रिसीट के साथ ले लेना। अब क्वेश्चन आंसरिंग इसी इन्वेस्टिगेशन का अगला पार्ट जो है, द रजिस्टर्ड पर्सन हिज एजेंट और एनी अदर पर्सन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1। जो ऊपर लिखा हुआ था रजिस्टर लाइबल टू, 4-5 जो बंदे थे वो उनका वो जो है उनसे शैल बी बाउंड टू आंसर एनी क्वेश्चन और फर्निश सच इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन एज मे बी आस्क्ड बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर। जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो समझ ले उनका इंटरव्यू कर सकता है, तो इंटरव्यू कर सके उन्हीं लोगों का जो रजिस्टर्ड था, लाइबल टू रजिस्टर था, जिसकी एक्टिविटी कवर थी या इंक्वायरी किसी फ्रॉड में था या एजेंट था या कोई एनी अदर पर्सन था जिनसे रिलेटेड स्टॉक, गुड्स या रिकॉर्ड रिलेटेड था। तो उन लोगों को क्वेश्चन आंसरिंग जो है इंटरव्यू उनका कर सकता है और उससे कोई भी इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन डिफरेंट थ्रू क्वेश्चन, वो तो रिकॉर्ड था, अब थ्रू क्वेश्चन आंसरिंग भी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जो इन्वेस्टिगेटर अफसर होता है या पुलिस वाले होते हैं, कोई FIR हो तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ मौके पे जाते हैं, डॉक्यूमेंट इधर उधर से इकट्ठे करते हैं, फिर बंदे को बुला के उसकी इंक्वायरी बयान जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट भी लेते हैं, क्वेश्चनिंग आंसर भी करते हैं। तो वो वाली चीज़ जो है यहाँ ऑफिसर जो ऑथराइज्ड अफसर है जस्ट वो डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, स्टॉक उसकी इंस्पेक्शन वो नहीं करेगा, उसके अलावा भी उसको कस्टडी में भी ले सकता है। उसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर भी जो लोग हैं रजिस्टर्ड पर्सन या लाइबल टू रजिस्टर या जिसकी एक्टिविटीज़ में कवर्ड है या अदरवाइज फ्रॉड उसमें इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में या एजेंट है या अदरवाइज उसके पास कोई रिलेशन है उसका, तो उससे क्वेश्चनिंग आंसर होगा अकॉर्डिंगली फिर वो बाउंड होगा कि जो उसने क्वेश्चन किए हैं उनसे आंसर दे या एक्सप्लेनेशन या इंफॉर्मेशन ले जो उसने उससे डिमांड की है। उसके बाद द डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल बॉडीज, ऑटोनमस बॉडीज, कॉरपोरेशंस or such other institutions shall supply requisite information and render necessary assistance to the officer in revenue in the course of inquiry investigation under this section. पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन, जहाँ कहीं भी जहाँ ये इन्वेस्टिगेटिव टैक्स फ्रॉड या करप्शन या इस तरह के जहाँ भी लॉज होते हैं उसमें पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन होती है और एक पावर टू असिस्ट होती है कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं वहाँ से या किसी और से भी जो ऑथोराइज जो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है या इंक्वायरी कर रहा होता है उसके पास पावर दी होती है हर स्टैच्यू में। जैसे हमारा नैब है वहाँ भी पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन है, इस तरह आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है उसमें पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन है, इसी है या नहीं है वो या क्रिमिनल कोड प्रोसीजर में से अडॉप्ट कर लेते हैं। इसी तरह आपका जो है बेनामी ट्रांजैक्शन उसमें भी हैं, कस्टम में भी हैं, तो यहाँ भी हैं। तो ये पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन जनरली आप जब इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उस अथॉरिटी को जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उसको एक पावर दीजिए। इसी तरह पावर टू अरेस्ट है, पावर टू इन्वेस्टिगेशन, पावर टू सर्च है, पावर टू सीज है, पावर टू कन्फिस्केट है, पावर टू अरेस्ट है। तो वो सारा प्रोसेस ये पावर जो है ना अलग पावर, तो जहाँ कहीं ना दी हो तो आप ली कर सकते हैं कि पावर टू समन है। तो यहाँ भी हम देखेंगे समन करना है, अरेस्ट करने का प्रोसीजर है, वो सारी पावर दें। पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन, तो पावर टू इन्वेस्टिगेशन, पावर ऑफ इंक्वायरी, पावर ऑफ सर्च, पावर ऑफ सीजर, पावर ऑफ कन्फिस्केशन और पावर ऑफ समन, पावर ऑफ अरेस्ट, तो ऑनवर्ड, और पावर ऑफ टू ऑब्टेन स्टेटमेंट जो है वो समन में होती हैं। तो यहाँ वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट या दूसरे कोई है सेमी है दूसरे हैं, तो वहाँ भी वो भी असिस्ट करें, उनसे इन्फॉर्मेशन भी कॉल की जा सकती है टू सपोर्ट द इन्वेस्टिगेशन या कलेक्ट द एविडेंस, और साथ वो सपोर्ट भी करेंगे। फॉर द परसेप्शन बोर्ड में मेक ए रूल रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रियल टाइम असेस फॉर ऑडिट और सर्वे ऑफ पर्सन लाइबल टू टैक्स।
तो यहाँ ये अब नया ये आया कि इसके लिए रूल फ्रेम करेगा FBR के रियल टाइम इनवॉइसिंग असेस फॉर ऑडिट के लिए करनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट करना है तो उसको कैसे करना है, क्या प्रोसेस होगा और कितनी सर्वे ऑफ पर्सन की उसकी सर्वे टैक्स के लिए किया जाएगा। तो सर्वे भी एक मोड है, जैसे कह लें कि आपने कहा कि ऑडिट टेक्निक है, वो भी एक ऑडिट टेक्निक है। सर्वे किया जाए, पूछताछ इधर उधर से की जाए, तो चीज़ें देख के तो फिर इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट फाइंडिंग 30 में वो भी हेल्पफुल है। तो 38A है। अब ये था डायरेक्ट प्रेमिसेस पे जाके इंस्पेक्शन करना, डॉक्यूमेंट लेना, क्वेश्चनिंग आंसर करना। तो अब यहाँ पावर टू कॉल इन्फॉर्मेशन है। तो पावर टू कॉल इन्फॉर्मेशन के थ्रू लेटर, थ्रू नोटिस, वो जो है ऑफिसर जो है या कमिश्नर है जिसको पावर दी गई, तो वो डिफरेंट लोगों से इंफॉर्मेशन भी ले सकता है। इसको जर्नल लैंग्वेज में एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भी कह सकते हैं कि उसको कन्फर्म कर सकता है कि ये रिकॉर्ड है कि आपके पेबल, रिसीवेबल या दूसरी चीज़ें आपके इस लिंकेज में आप ये डॉक्यूमेंट है कन्फर्म करते हैं नहीं करते हैं, तो उसकी या कोई इन्फॉर्मेशन प्रोडक्शन की, स्टॉक की, परचेज की, एम्प्लॉइज़ की, दूसरी इन्फॉर्मेशन भी सारी ले सकते हैं, ताकि अपनी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट जो हैं उसको स्ट्रेंथन किया जा सकते, ताकि उससे रिकंसाइल किया जा सके कि वाकई फ्रॉड या विजन हो रही है या नहीं। तो कमिश्नर में बाय नोटिस इन राइटिंग, यहाँ भी वर्ड जो है कमिश्नर लिखा हुआ है, तो कमिश्नर मीन कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 30। तो वो कमिश्नर के अलावा अदर ऑफिसर, यहाँ ऑथोराइज ऑफिसर नहीं लिखा। अब ऑथोराइज ऑफिसर जो ऊपर था उसका वो काम ख़त्म हो गया, ये वाला काम वो नहीं कर सकता। ये काम कौन करेगा? इन्फॉर्मेशन कोई चाहिए वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगा, एंट्री फ्री एंट्री होगी, रेड करेगा, वहाँ डॉक्यूमेंट देखेगा और प्रेमिसेस में देखेगा, मांगेगा, इंटरव्यू करेगा और डॉक्यूमेंट ले लेगा, डॉक्यूमेंट कस्टडी दे के रिसीटें ले लेगा। उसका वो काम आके वो रिपोर्ट उसकी सारी आके कमिश्नर को दे देगा जिसने ऑथोराइज की है। अब कमिश्नर उसको फर्दर आगे ज़्यादा एक्सटेंड करके ज़्यादा चीज़ें जो है ऑडिट टेक्निक अप्लाई करके उसको टैक्स फ्रॉड या भी उनको और अनर्थ करने के लिए अब वो समझेगा कि यहाँ ये वाला एरिया तो हो गया प्रेमिसेस वाला, तो अब थर्ड पार्टी के पास या किसी के पास इंफॉर्मेशन जो जिसका इससे रिलेशन है उनसे इंफॉर्मेशन मांगे तो कमिश्नर में बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर एनी पर्सन इंक्लूडिंग ए बैंकिंग कंपनी, क्योंकि बैंकिंग से रिलेशन है तो बैंक में आपके जितने भी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, इन आउट फ्लो जो है डिपॉजिट कराते हैं, विदड्रॉल करते हैं, तो क्लाइंट चेक जमा कराते हैं, तो इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी, तो इंक्लूड किया है, बैंकिंग लिमिटेड नहीं है कि बैंक से किया जा सकता है। तो ये डीमिंग पर भी है ना कि बैंक उसमें स्पेसिफिक इंक्लूड है। बाकी जिससे बार एनी पर्सन का वर्ड यूज हुआ है टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन सच स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एनी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी इन केस ऑफ टैक्स फ्रॉड एज मे बी स्पेसिफाइड इन सच नोटिस। तो जहाँ टैक्स फ्रॉड हो रहा है तो टैक्स फ्रॉड जो है वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 37। तो जो है कमिश्नर जो है लेटर इन राइटिंग के थ्रू लेटर इन राइटिंग किसी पर्सन को भी इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी उनको लेटर देख सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन या ये स्टेटमेंट दें जो उस नोटिस में लिखी होंगी, टाइम भी लिखा होगा कि ये चीज़ें हैं। जैसे बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हैं, उनको लेटर लिखते हैं कि फ़लाँ बंदे की बैंक स्टेटमेंट पिछले 5 सालों की दे दें और बताएं हमें कौन कौन से बैंक अकाउंट में इंटर करता है, वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, स्टेटमेंट भी ले सकते हैं, लेके अकॉर्डिंगली उसको टैक्स फ्रॉड में जो है यूटिलाइज की जा सकती। प्रोवाइडेड दैट कमिश्नर मे रिक्वायर एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कंसर्निंग लाइसेंस ऑथराइजेशन इशू बाय इट। तो किसी अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है जैसे सीप है या कोई और है, कोई प्रोडक्ट के लिए कोई लाइसेंस लेना ज़रूरी है, तो जैसे ड्रग की चीज़ें हैं या दूसरी हैं जहाँ जिसके लिए लाइसेंस ज़रूरी है, तो वहाँ से वो उसकी भी कंफर्मेशन हो सकती है कि आपने कितनी क्वांटिटी का लाइसेंस दिया हुआ है, ये कितनी डिक्लेयर कर रहे हैं। वहाँ भी इन्फॉर्मेशन जो होती है वहाँ भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे शुगर है तो शुगर केन कमिश्नर होता है, वो सारी प्रोडक्शन की डिटेल लेता है, तो उसको लिखा जा सकता है कि वो रेगुलेट करता है, लाइसेंस देता है। क्योंकि लाइसेंसिंग अथॉरिटी जितनी भी रेगुलेटरी हैं वो रिलेटिंग टू नेचर ऑफ बिजनेस जो है, तो उनको भी वैसे तो ऊपर वाले में भी कवर था, यहाँ स्पेसिफिकली एनी पर्सन था, तो यहाँ स्पेसिफिकली रेगुलेटरी जो है अथॉरिटी कर दी गई एनी पर्सन में, क्योंकि पर्सन डिफाइंड है, कोई इंडिविजुअल एओपी कंपनी है, तो हो सकता है रेगुलेटरी उसमें ना हो, तो रेगुलेट गए हम तो पर्सन नहीं है, कंपनी में भी नहीं आते, पर्सन एओपी में नहीं आते, इंडिविजुअल में नहीं आते, तो इसलिए उन्होंने ये स्पेसिफिकली रेगुलेटरी अथॉरिटी जो लाइसेंसिंग देती हूँ या अथोराइजेशन देती हूँ टू कैरी ऑन बिजनेस, तो उनसे भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। 38B है
ये भी इंफॉर्मेशन का है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि इसमें प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन जो है वो पेंडिंग हो, या इन्वेस्टिगेशन ऑडिट या इंक्वायरी पेंडिंग हो, तो फिर ये वाला नोटिस 38 का इशू हो सकता है। जैसे ऑडिट का 25 का है, तो कमिश्नर एट एनी टाइम जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो मेंटेन करता है रिकॉर्ड, तो अंडर फिजिकल लॉ या किसी लॉ में भी हैं, तो रिकॉर्ड वो नोटिस दे के अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25 मांग सकता है। तो ये वाला जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो फिर ये उनको जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पेंडिंग इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो उस वक्त इन्फॉर्मेशन जो है एक तो प्रेमिसेस में जाके डॉक्यूमेंट चीज़ें ले सकते हैं, कस्टडी ले सकते हैं, एक डिफरेंट डिपार्टमेंट या पर्सन को बाय थ्रू लेटर वो लिख के वो दे सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ ये नोटिस इशू करके फिर उसी बंदे से या किसी और से ऑडिट के रिलेटेड जो पेंडिंग ऑडिट है या इंक्वायरी है या इन्वेस्टिगेशन है उसके मतलब नोटिस दे के, तो वो इसमें पेंडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही किसी को इशू नहीं, रजिस्टर्ड पर्सन है वो अगर काम कर रहा है उसको नोटिस 38B का विदाउट पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी नहीं इशू हो सकता, पहले उसकी पेंडेंसी ज़रूरी है। तो पेंडिंग होगी तो ये होगा, अदरवाइज फिर कई दफ़ा इसको इलीगल भी डिक्लेयर किया। तो ओब्लिगेशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, नथिंग नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग जब भी कहीं यूज वर्ड होता है तो ये ओवर राइडिंग, इसको नॉन अब्स्टेंट क्लॉज कहते हैं। ये सब्जेक्ट टू के रिवर्स होता है, जैसे नॉन ओवर राइड दूसरे लॉ को ये आगे पीछे जो भी कुछ भी है उसको ओवर राइड करता है। ओवर राइड करता है उसमें जो पहले लिखा हुआ है उसको ओवर राइड करके प्रीवेल करके इसमें जो है वो दिया गया होता है। सब्जेक्ट टू होता है कि वो उसको सबसर्विएंट बना देता है उस सेक्शन को, ठीक है। तो ये ओवर राइडिंग सेक्शन है, ये इसमें अगर पीछे कोई चीज़ें हैं भी तो ये ओवर राइड कर देगा, उसके ऊपर ये प्रीवेल करेगा। Not with any contain this act or any other law for the time being in force, any person required to maintain record under the act, ये important है। वही लोग जो required to maintain है under the act on demand by notice, ये जो required to maintain है सेक्शन 26, 27, 28 में जिसने रिकॉर्ड मेंटेन 22, 23 में जिसने रिकॉर्ड जो मेंशन है हमने पहले भी पढ़े थे, तो ये उनको नोटिस हो सकता है। उसके अलावा जो required to maintain नहीं है उसको नहीं हो सकता। इसलिए इसके मेंटेन टू अंडर द एक्ट ऑन डिमांड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू। तो कौन नोटिस करेगा? तो डिमांड करनी है, इसमें ऊपर वाले में कमिश्नर थी, यहाँ किसको है? असिस्टेंट को। नॉट बिलो, उससे नीचे वाला नहीं कर सकता, ऊपर वाला कर सकता है। किससे कर सकता है? जिसने रिकॉर्ड मेंटेन किया हो उससे। बाय नोटिस इन राइटिंग एज एंड व्हेन स्पेसिफाइड इन द, जब उसमें लिखा होगा इस डेट तक ये नोटिस है तो आप ये रिकॉर्ड दें। शेल नंबर 1 प्रोड्यूस फॉर एग्जामिनेशन सच डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड विच द ऑफिसर ऑफ लैंड रेवेन्यू कंसीडर नेसेसरी और रेलेवेंट टू द ऑडिट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन अंडर द एक्ट। तो इसमें जो कंडीशन आ गई कि रेलेवेंसी हो, नेसेसरी हो और रेलेवेंट हो, किससे? ऑडिट हो, इंक्वायरी हो या इन्वेस्टिगेशन। इट मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑडिट जब वो पेंडिंग हो, काम चल रहा हो, तो ड्यूरिंग जब वो पेंडेंसी हो, प्रोसेस हो रहा हो, तो उस वक्त ये सेक्शन अनवोक होगा। और इसके साथ ये नेसेसरी भी इंफॉर्मेशन हो, रेलेवेंट हो, तो देन इन्वोक होगा। सिंपली ये कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का ये सेक्शन नहीं है, क्लियर जी। दूसरा उसका अलाउ द ऑफिसर ऑफ लैंड टू टेक एक्सट्रैक्ट और कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड एंड, ठीक है ना, वहाँ भी कस्टडी में ले सकता था। यहाँ पेंडिंग इंक्वायरी, वहाँ उसने प्रेमिसेस पे जाके लेना था। प्रेमिसेस में गया है तो वहाँ डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, इंस्पेक्ट किए हैं, वहाँ लिए। ये वैसे थ्रू इन राइटिंग लेटर लिख के जो रजिस्टर्ड है पर्सन है, मेंटेनिंग रिकॉर्ड है, उससे ये चीज़ें ले सकता है, या उसका एक्सट्रैक्ट ले सकता है चीज़ों का। अपीयर बिफोर, ये उसी को कह सकता है कि या वो डॉक्यूमेंट ले सकता है या एक्सट्रैक्ट ले सकता है, या उसको कहता है कि अपीयर होके आंसर क्वेश्चन जो है वो दें आपस में। वो प्रेमिसेस पे था क्वेश्चन आंसरिंग, यहाँ ये उसने नोटिस देना है कि मेरे पास आ गए क्वेश्चन आंसरिंग के। अपीयर बिफोर द ऑफिसर इन लैंड आंसर एनी क्वेश्चन पुट टू हिम कंसर्निंग द डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड रिलेटिंग टू ऑडिट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन रेफर टू इन क्लास ए अबव। तो इस सारे में जो रेफरेंस दिया गया है वो सारा ऑडिट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी का है कि वो पेंडिंग हो तो उसमें डॉक्यूमेंट मंगवाए जा सकते हैं, उसमें एक्सट्रैक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लिया जा सकता है, उसमें ही क्वेश्चनिंग आंसरिंग की जा सकती है। उसके बाद इसका सबसेक्शन 2 है, ऑफिसर ऑफ इन लैंड रेवेन्यू कंडक्टिंग एन ऑडिट इंक्वायरी
or as the case may be, an investigation under the Act may require in writing any person, department, company, organization to furnish such information as is held by that person, department, company, organization, which in the opinion of the officer in law is relevant to such audit, inquiry, investigation. तो वो जो जिसने मेंटेन की है उसके अलावा भी किसी भी डिपार्टमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को या पर्सन को ऑफिसर इन लैंड रेवेन्यू लेटर सब सेक्शन 2 में लिख सकता है कि ये डॉक्यूमेंट है जो ऑडिट के कंसर्न है या रिकॉर्ड है या स्टेटमेंट है कंसर्निंग ऑडिट, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन है, तो उससे भी मांग सकता है। बोर्ड उसके बाद बोर्ड में रिक्वायर इन राइटिंग एनी पर्सन, डिपार्टमेंट, कंपनी एज द केस टू प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन डाटा हेल्ड बाय दैट पर्सन, डिपार्टमेंट, कंपनी विच इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ फार्मुलेशन ऑफ पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रिंग द कस्टम, सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज और इनकम टैक्स। तो सर्वे टाइप तो बोर्ड भी अगर चाहे तो किसी को भी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो उसके ओपिनियन के मुताबिक उस बंदे के पास है तो उस बंदे को नोट दे सकता है कि फॉर द पर्पज़ भी लिखा हुआ है कि किस पर्पज़ के लिए, वो भी बताएगा कि पॉलिसी फॉर्म करनी है या कस्टम सेल टैक्स के लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप काइंडली दें। वो अकॉर्डिंगली फिर बोर्ड जो है वो उसको इन राइटिंग नोटिस दे के मंगवा सकता है। उसके बाद एवरी पर्सन, डिपार्टमेंट, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन शैल फर्निश, वो तो डिमांड करने का, वो जो ऊपर वाले सेक्शन हमने पढ़े हैं वो है नोटिस लिखने के और डिमांड करने के। अब आगे ड्यूटी है जिसको लिखा गया तो वो आगे फिर उसको कंप्लाई विद करेगा। एवरी पर्सन, डिपार्टमेंट, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन शैल फर्निश द इंफॉर्मेशन रिक्विजिशन बाय द बोर्ड और ऑफिसर ऑफ सेल टैक्स अंडर सेक्शन 2(3) विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस इशूड बाय द बोर्ड और एज द केस में ऑफिसर ऑफ लैंड। तो जब नोटिस इन राइटिंग देगा, इन्फॉर्मेशन उसमें प्रेस्क्राइब होंगी तो वो जो भी उसमें टाइम फ्रेम है विद इन दैट वो उसको प्रोवाइड करेगा। क्लियर। 39 सीजर का एक होता था तो वो ख़त्म हो गया हुआ है। तो अब सर्च अंडर वारंट, तो जैसे सर्च है, सर्च के साथ लिखा हुआ है वारंट, तो अब वारंट पहले लेना होगा तो वारंट मिलता है मजिस्ट्रेट से। तो सर्च 2-3 किस्म के, बंदे की भी सर्च हो सकती, कोई छुपा हो बंदा, पुलिस वाले वो सर्च वारंट या विदाउट सर्च वारंट जो उसको लोकेट करते हैं करके फिर अरेस्ट करते हैं। इस तरह सर्च ऑफ रिकॉर्ड भी हो सकती कि रिकॉर्ड आपने कहीं छुपाया हुआ है तो फिर उसके लिए सर्च वारंट लेगा कि रिकॉर्ड ये है फलां जगह पे छुपा हुआ है, तो इसकी रेलेवेंसी है, हमारी इंक्वायरी पेंडिंग है उसके लिए। तो इसी तरह गुड्स हैं जो वो आपने कहीं छुपाई हुई हैं तो वो गुड्स यूजुअली फेडरल एक्साइज में गुड्स का रिलेशन होता है, जो एक्साइजेबल गुड्स होती हैं आपने किसी गुडान में या कहीं छुपाई हुई हैं तो उसकी सर्च करके कन्फिस्केट करते हैं, ये डिटेन करते हैं या सीज करते हैं। तो इस तरह इसमें सर्च वारंट जो है वो लेना होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। वो वाले स्टेप जो हैं इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी है, उससे अगर आपको चीज़ें नहीं मिलती तो वहाँ यहाँ आप समझते हैं, कमिश्नर समझता है कि वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ तो फिर ये हार्डेस्ट हिट है, ये सर्च वाला, ये सीरियस मैटर है, ये थोड़ा सा कैपिटल पनिशमेंट टाइप है क्योंकि सर्च फोर्सफुली इसमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी क्योंकि कोई चीज़ ढूंढनी है, कहीं कंसील्ड है तो इसके लिए फिर वैसे ही किसी जगह पे प्राइवेसी या डिग्निटी वो फैक्ट होती है तो इसलिए पर्सन का लाइफ, राइट ऑफ लाइफ भी है, पर्सन भी है, रेप्यूट भी है, प्रॉपर्टी वो फैक्ट होते हैं। तो इसलिए इसके कुछ पैरामीटर या कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेफ गार्ड जो है इसके सेक्शन के अंदर भी प्रोवाइडेड है और बाकी फिर जो क्रिमिनल कोड प्रोसीजर है उसमें भी एक प्रोसीजर दिया गया है तो उसके मुताबिक ये करनी है। तो इसमें वेयर एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू हैज़ रीज़न टू बिलीव, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। या रीज़न टू बिलीव मीन्स कि आपका बोनाफाइडी बिलीव हो कि यहाँ टैक्स फ्रॉड या कोई चीज़ हो रही है तो ये जस्ट सस्पिशियस ना हो, हंच ना हो, जैसे वेग ना हो, तो सपोर्टेड बाय अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो कि रीज़न टू बिलीव में आप कोई चीज़ बिलीव जब आप किसी चीज़ पे करते हैं अंधाधुन करते हैं तो जैसे हम अपने मज़हब में करते हैं तो वो वाला बिलीव जो है बोनाफाइडी आपका बिलीव हो कि वाकई ही इधर ये चीज़ हो रही है, वो जस्ट अजम्पशन, प्रजम्पशन, सर्विसेज कंजेक्टर या हाइपोथेटिकल वो चीज़ें या सस्पिशियस वो ना हो। तो रीज़न टू बिलीव हो
दैट डॉक्यूमेंट आर थिंग्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ इन द ओपिनियन। जब ओपिनियन, अब ओपिनियन इम्पॉर्टेंट है। ओपिनियन जस्ट ये नहीं है कि मैं कहूँ मेरे ख्याल में ऐसे है। ओपिनियन अगर है तो इन राइटिंग डॉक्यूमेंट्री बेस पे ऑर्डर ओपिनियन का करें, ताकि उससे ओपिनियन ज़ाहिर हो कि इन बेसिस पे मैंने ओपिनियन फॉर्म की थ्रू अप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो एक रीज़न टू बिलीव, दूसरा ओपिनियन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेजेंट कंडीशन है। तो ओपिनियन फॉर्म करेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, या वो आप बताएंगे कि इनकी वजह से ये डॉक्यूमेंट जो है या ये थिंग्स है, ये जो रेलिवेंट है, मे बी यूज़फुल, कि वो डॉक्यूमेंट जो है आप समझ रहे हैं जो कंसील की हुई है, तो आपका रीज़न टू बिलीव है कि ये रेलेवेंट भी है और आर नेसेसरी भी है, यूज़फुल भी है, और रेलेवेंट टू ए प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट। ये प्रोसीडिंग अंडर द मीन कोई प्रोसीडिंग चल रही है, अगर प्रोसीडिंग नहीं चल रही तो इन्वोक नहीं होगा। तो इसलिए पहला इसमें जो रीज़न टू बिलीव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो दूसरा इसमें ओपिनियन है, तीसरा यूज़फुल और नेसेसरी और रेलेवेंट उसकी है टू द पेंडिंग प्रोसीडिंग। पेंडिंग प्रोसीडिंग इंपॉर्टेंट इसकी कंडीशन है। अगर कोई कंडीशन पेंडिंग नहीं है तो फिर भी इन्वोक नहीं हो सकता। रीजनेबल बिलीव जो है वो भी इन राइटिंग नहीं बनाया फिर भी नहीं हो सकता। ओपिनियन फ्रेम नहीं की तो फिर भी नहीं हो सकता। उसके बाद आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर फिर जब आपने ओपिनियन बनाई है, रीज़न टू बिलीव है, इन राइटिंग कोई आर्डर बनाया है, तो आर्डर के अंदर आपने क्या लिखना है, वो स्पेस भी मेंशन करनी है, ये कहाँ पे छुपी हुई हैं और कौन सी चीज़ें, पार्टिकुलर ऑफ थिंग्स और पार्टिकुलर ऑफ रिकॉर्ड टू बी obtained, और टू या जो भी कंसील्ड हैं उसके मतलब लोकेशन भी बतानी है उसमें कि कहाँ छुपी हुई हैं, उसका भी आपने, और उसकी रेलेवेंसी और नेसेसिटी भी बतानी है टू द पेंडिंग प्रोसीडर। तो ये अगर प्लेस भी आप बताएंगे कहाँ वो कैप्ट है या कंसील्ड है वो भी बतानी है, और स्पेस भी आइडेंटिफाई करनी है, और उसका यूज़फुल और नेसेसरी फॉर द प्रोसीडिंग भी स्पेसिफाई करना है, ये उस आर्डर में होगा। तो देन इसके साथ साथ फिर मजिस्ट्रेट से आपने लेना है वो वारंट भी लेना है। ये सारी चीज़ें ऑर्डर पास करके जो ऑफिसर है या ऑथोराइज ऑफिसर है वो मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, और मजिस्ट्रेट फिर ये सारी चीज़ों को देखेगा, एग्जामिन करेगा, माइंड अप्लाई करेगा, और फिर वो अपना एक ऑर्डर देगा। सर्च वारंट जो है वो जैसी मैकेनिकल नहीं होगा, अगर मैकेनिकल होगा वो फिर चैलेंज हो जाएगा। अगर इन्होंने मैकेनिकल दिया है, उसने भी मैकेनिकल किया है तो चैलेंज हो जाए। ये भी सारी रीज़न टू बिलीव, नेसेसिटी, प्लेस आइडेंटिफिकेशन और थिंग्स आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन, प्लेस जहाँ है वो, यूजफुलनेस, नेसेसिटी वो भी, और रीज़न टू बिलीव भी, ऑर्डर भी। तो ये सारी चीज़ें, और सर्च वारंट के लिए, और जिसमें टैक्स फ्रॉड या विजन का हैपनिंग जो है वो भी उसमें मेंशन होगा, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होंगी जिन पे रीज़न टू बिलीव बेस करेगा। ये ऑर्डर देंगे टू द मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट जो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ माइंड फिर सर्च वारंट देगा। तो सर्च वारंट के बाद फिर आपने सर्च करेगा ऑफिसर जो है, सर्च इन हिज प्रेजेंस। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके प्रेजेंस में होगी, ये नहीं कि ऑफिसर को ऑथराइज किया वो 4 बंदे और भेज दे, तो उसके प्रेजेंस में सर्च होगी। अंडर सेक्शन 1 शैल बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1989। तो उसमें प्रोसीजर 94 से लेके तो 105 तक दिया गया है। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले तो ये ऑथराइजेशन जाएंगे, जाके टू द जो भी वहाँ ऑक्यूपेंट ऑफ द प्रेमिसेस है उसको ऑथराइजेशन देंगे, वो बताएंगे। और पहले प्रायर नोटिस का भी कंसेप्ट है, हम केस लाभ देखेंगे, तो प्रायर नोटिस भी देना ज़रूरी है कि हम आपकी प्रेमिसेस पे सर्च या वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो देंगे। उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू ये कोड ऑफ प्रोसीजर के बाद तो 2 बंदे विटनेस के लिए उस इलाके के जहाँ जिस प्रेमिसेस पे आपने जाना है, एज ए विटनेस आप जो नोबल या रिलायबल बंदे हों या उनको जो साथ आप अटैच करेंगे, ताकि उनकी अटैचमेंट के साथ फिर जब आप वो काउंटिंग करेंगे, फिज़िकल काउंटिंग करेंगे स्टॉक की या चीज़ों की, या रिकवरी मीमो आप जो बनाएंगे उस पर फिर उनके विटनेस भी होंगे। और लिस्टिंग पहला उनको एंगेज करना, इलाके के 2 बंदे, उनके शनाख्ती कार्ड भी लेना, और इनहेबिटेंट जो है उसके बाद फिर उनकी इन देयर प्रेजेंस फिर सर्च करना, सर्च करके रिकवरी मीमो बनाना। रिकवरी मीमो में स्टॉक, कंप्यूटर, रिकॉर्ड जो आपने लिया है, जो कस्टडी ली है या इंस्पेक्ट की है, तो उनका एक रिकवरी मीमो बनाना। मीमो बनाने में नीचे अपने साइन करना, और फिर साथ उनके विटनेस एज ए उनके भी साइन करना। फिर वो उसकी एक कापी
उधर डिलीवर करना जो ऑक्यूपेंट है या ओनर है उसको। तो ये प्रोसीजर जो है ये अडाप्ट करना ज़रूरी है। अगर ये अडाप्ट नहीं किया, इसके बगैर जो अभी हमने डिस्कस किया है, तो अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट लिए हैं या कोई रिकॉर्ड किया है या सीज किया है या आपने कस्टडी ली है, इसके बगैर अगर जितनी हमने ये मिनिमम सेफ गार्ड इसमें प्रोवाइडेड है, अगर इनको हमने फॉलो नहीं किया, इसके बगैर काम कर लिया है, तो फिर वो जो जितना रिकॉर्ड थ्रू इलीगल इन्वेस्टिगेशन, इलीगल आपकी इंक्वायरीज, सर्च, सीजर इसमें आपने किए हैं, अगर वो हैं तो फिर वो उसको यूटिलाइज करके जो भी आप आर्डर शार्डर करेंगे वो इलीगल वाइड होगा, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। बल्कि वो डॉक्यूमेंट जो है जो थ्रू इलीगल प्रोसेस ऑब्टेन किए हैं, दैट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द रजिस्टर्ड पर्सन। तो उसके लिए उस पर कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, फिर दैट आर लाइबल टू बी रिटर्न टू द रजिस्टर्ड पर्सन। इसके बाद 40B है। तो 40B में सब्जेक्ट टू ये है, अब उनसे भी काम नहीं होता तो एक और स्टेप है कि आप अपने जितने ऑफिसर ऑफ इनलैंड एवेन्यू जो है वो प्रेमिसेस पे, वो तो आप गए और वापस आ गए इन्वेस्टिगेशन में, आप एक दिन एंट्री की, चीज़ें चेक की, इंस्पेक्शन की, कोई कस्टडी में रिकॉर्ड लिया या लेटर लिखे डिफरेंट डिपार्टमेंट को या उसी को रजिस्टर्ड पर्सन को, वहाँ से डॉक्यूमेंट कॉल किए, फिर आपने सर्च की तो जो अनर्थ जो कंसील्ड चीज़ें थी वो ले आए, उसके बाद फिर आप आ गए, फिर फ्रॉड होता रहा उसी तरह। तो उसको फ्रॉड को फर्दर प्रिवेंट करने के लिए आप वहाँ अपने बंदे भी बिठा सकते हैं। तो बंदे बिठाने के लिए ये सेक्शन 40B है। 40B में पहले तो ये पावर चीफ कमिश्नर के पास भी थी और फिर कमिश्नर के पास भी पावर थी, लेकिन अब 2018 में ये पावर उनसे विदड्रॉ करके, तो इसे पाकिस्तान बीवरेज केस में था, तो उसके तहत अब सिर्फ पावर जो है वो अवेलेबल है विद द बोर्ड। तो बोर्ड जो है वो किसी रीज़न देगा, वो भी आर्डर करेगा, रीज़न देगा और उसमें पर्पस बयान करेगा और टाइम फ्रेम करेगा। पाकिस्तान बीवरेज में ये होल्ड हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है मॉनिटरिंग। अब मॉनिटरिंग मीन्स चेकिंग और वाचिंग फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आपने कोई चीज़ वॉच करनी है तो उसको चेक करना है डेली, नहीं वो एक ही दफ़ा जाके नहीं आना, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, 6 माह, 2 माह, 1 दिन, 10 दिन, 8 दिन, इस तरह। तो वहाँ वो पोस्टिंग करनी है। ऑफिसर ऑफ इनलैंड एवेन्यू जो है, जिन डेफिनेशन में जो फॉल करते हैं, तो बोर्ड किसी वो भी अनवोक करेगा ये सेक्शन, अनवोक करके तो ऑफिसर ऑफ इनलैंड एवेन्यू जो है वो वहाँ पोस्ट कर देगा। पोस्ट किस लिए करेगा? मॉनिटरिंग ऑफ वो सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, नंबर 1। दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा स्टॉक पोजीशन। तो इस काम के लिए, और उसमें सब्जेक्ट टू कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन लगा के एज ही डीम्ड फिट, तो उसके मुताबिक ये डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो है डिस्क्रिशनरी पावर है ये प्रेस्क्राइब रूल्स से स्ट्रक्चर होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि जब चाहे मर्जी कर ले, तो उसको आर्बिट्ररी यूज़ ना हो। जहाँ कहीं आर्बिट्ररी हो फिर वो बोनाफाइडी हो, जिस पर्पज़ के लिए उसी पर्पज़ के लिए हो, और रीज़नेबल मैनर हो, जस्टली फेयरली हो। तो जो उसका आर्डर पास करके तो उसमें रीज़न, पर्पज़ और टाइम फ्रेम, ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं हो सकती। तो मॉनिटरिंग जो है फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए वो बताएगा कितने पीरियड के लिए। अगर पीरियड में वो काम नहीं होता तो फिर बोर्ड उसको एक्सटेंड कर सकता है, तो फिर एक्सटेंड करके फिर कर सकता है, और रजिस्टर्ड पर्सन एक्सटेंशन को भी चैलेंज कर सकता है। तो इस तरह ये मॉनिटरिंग जो है, मॉनिटरिंग मीन चेकिंग और वाचिंग फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो पाकिस्तान बीवरेज की इसमें जजमेंट है, जो उसके मुताबिक जो है वो प्रोसीजर जो है या वो प्रोसेस है, अगर वो अडाप्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं अडाप्ट करेंगे तो फिर इलीगल होगा। अकॉर्डिंग कोर्ट से आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये पोस्टिंग जो है वो, आजकल ये भी है कि वो बोर्ड जो है परमिशन दे देता है या अप्रूवल दे देता है कि जी आप चीफ कमिश्नर को नीचे, लेकिन यहाँ इसमें कहाँ भी कहीं भी अप्रूवल की या परमिशन की कोई गुंजाइश नहीं। अप्रूवल और परमिशन में भी फ़र्क होता है। परमिशन किसी अथॉरिटी को ऑथराइज किया है कि वो इस ऑफिसर को परमिट करे कि ये काम। अप्रूवल होता है नीचे वाला अफसर जो है ऊपर वाले को एक प्रपोजल देता है ऑर्डर की, वो उसमें माइंड अप्लाई करता है, वो फिर उसके ओके करता है कि ये ठीक है, और फिर वो ऑर्डर पास होता है। तो वो इसमें यहाँ कहीं ये सेक्शन को हम पढ़ें, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज डीम्ड फिट टू इम्पोज द बोर्ड मे पोस्ट, ये जो मिट है ये चीफ कमिश्नर था, वो मिट हो गया, पोस्ट ऑफिसर ऑफ इनलैंड एवेन्यू टू द प्रेमिसेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन टू मॉनिटर प्रोटेक्शन सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड स्टॉक पोजीशन। ये आगे मिटेड जो है ये प्रोविजन था
ये कमिश्नर के लिए था कि कमिश्नर रीज़न टू बिलीव हो तो वो भी लगा सकता। तो अब सिर्फ बोर्ड के पास है। अब अगर फिर भी कमिश्नर जो ओमिट हुए हैं अगर वही फिर भी लगाते रहें वो फिर इलीगल वायलेट होगा, क्योंकि जब ऑलरेडी लेजिस्लेटर ने पावर विदड्रॉ कर ली तो वो फिर वही वाली जो है विदड्रॉल पावर कैन नॉट बी रीयूज, तो उसी को एक्सरसाइज नहीं किया। इसी तरह के मॉनिटरिंग H40C है, ये मॉनिटरिंग ऑफ ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीन्स। तो उसी तरह मॉनिटरिंग अगर करनी है वो तो बंदे बिठा के करनी है तो इलेक्ट्रॉनिक बेसिस से भी की जा सकती है। सब्जेक्ट टू कंडीशन रेस्टोरेशन एंड प्रोसीजर एज इट मे बी फिट to impose or specify, the board may by notification in the official gazette specify any registered person or class of person, any goods or class of goods in respect of which monitoring or tracking of production, sale, clearance, stock or any other related activity may be implemented through the electronic or other means as may be prescribed। तो ये एक नोटिफिकेशन बोर्ड कर सकता है कि ये लोग या ये गुड्स या ये नेचर ऑफ बिजनेस जो है उसको इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर करना है, ट्रैकिंग करनी है, तो वो जो उसमें स्पेसिफाई हैं फिर स्पेसिफाई होंगे। उसके बाद फॉर सच डेटा नो टैक्सेबल गुड्स शैल बी रिमूव्ड सोल्ड बाय एनी अदर पर्सन विदाउट फिक्सिंग टैक्स स्टैंप, बैंड रोल, स्टिकर, लेबल, barcode etc. in such form, style, manner as may be prescribed in the on this behalf। तो ये नोटिफिकेशन के लिए कि वो टैक्स प्लेट स्टैंप होगी या लेबल होगा या ये वो लगाया जाएगा, लेबल के बगैर बिक नहीं सकती, तो अकॉर्डिंगली वो बिकेंगी। लाइसेंसिंग शेंसिंग वाला भी सच टैक्स स्टैंप, बैंड रोल, स्टिकर, लेबल, barcode shall be acquired by the registered person referent from the licensee appointed by the board for the purpose against price approved नीचे by the board which shall be include cost of equipment installed by the licensee in the premises of the said register। जैसे आजकल मशीनें लगी हैं या लाइसेंसी लाइसेंस देगा FBR, तो उनसे आपने उनके लेबल चले बारकोड जो ना रिटेल आउटलेट पे जाए तो बारकोड लगा होता है, तो वो वाले लाइसेंसिंग जिनको है तो उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक शुगर पे भी लगा हुआ है, वीडियो लिंकिंग ये बराबर, तो वो वाला इसमें है। इसका प्रोविजन रिलेटिंग टू गुड सप्लाई फ्राम टैक्स एग्जाम्प्ट है, ये इसको छोड़ दें। वहाँ तक आपका ये जो मॉनिटरिंग है, इन्वेस्टिगेशन जो है या इंक्वायरी है, सर्च है, सीजर है, वो सारी आज हमने कर ली। लेकिन अगले में हम जो सिविल कोड क्रिमिनल कोड प्रोसीजर है उसके सेक्शन पढ़ेंगे, तो वो पढ़ के तो फिर हम पावर ऑफ अरेस्ट जो है या बेलेबल ऑफेंस, नॉनेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, समन इशू करना, फिर जो बेल कब लेनी है, पोस्ट प्री अरेस्ट बेल जो है उसके बारे में, प्रिवेंटिव बेल है, प्रोटेक्टिव बेल है, वो उसके हम प्रोसीजर वो वाला अगले टॉक में देखेंगे। तो इसके अभी केस लॉ भी जो है वो अगली दफ़ा फिर सारे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। कोई सवाल जिसके ऊपर? मैं तय मशकूर हूँ सर मंशा सुखेरा साहब का, इन्होंने बड़ी तफसील के साथ हमें रहनुमाई की सेल टैक्स एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन पे, सर्च पे, सीज़र के हवाले से। रमज़ानुल मुबारक में जो है वो भी सेशन नहीं होंगे इंशाल्लाह। बाद अज़ीद जहाँ पे आज हम छोड़ रहे हैं अपने, तो हम वो सर ने जैसे कहा कि हम अगले सेशन में इंशाल्लाह क्रिमिनल प्रोसीजर और बाकी चीज़ें सारी हैं वो इंशाल्लाह विद रेलिवेंट लॉ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।